आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे। आज जो है पर्यावरण का जो कक्षा है उसका और आगे की क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है लेके चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन मतलब ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ इस खंड को जो है शामिल करने का क्या उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ऑप्शन सी है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, और ऑप्शन डी है घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो इसमें करके देखो और पता लगाओ, ये सबसे बेहतरीन उपाय होता है दोस्तों पर्यावरण में। इससे जो है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव जो है प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष जो है हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करें। और इस प्रकार से परिभाषाएं, इस प्रकार के जो वर्ड्स आते हैं दोस्तों, ये बहुत ही नेगेटिव होता है। इस प्रकार का जो ऑप्शन रहेगा इसको बिल्कुल हमको आंसर नहीं लेने हैं। घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, ये सब गलत बात है। कभी शिक्षण में कभी विद्यार्थी जो है निष्क्रिय हो ही नहीं सकते। व्यस्त इस प्रकार से जो आएंगे ये गलत आंसर होंगे। हमेशा एक्टिव रहना है दोस्तों शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है दोस्तों, सबसे पहले है कि सूर्य ही जो है प्राथमिक स्रोत है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है। ए ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मध्य भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के प्रति सावधानी रखने में। ऑप्शन सी कहता है कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में। और ऑप्शन डी कहता है कि अध्याय को मज़ेदार एवं रोचक बनाने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर जो है विश्व की जो है प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण ईवीएस का प्रमुख जो है एम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है। ऑप्शन सी कहता है कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, और ऑप्शन डी कहता है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से जो है ना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना और कक्षीय अधिगम के विद्यालय के बाहर के जीवन से जो है जोड़ना। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगी। ऑप्शन ए है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थी को कहना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। ब्लैक बोर्ड पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के लिए सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और ऑप्शन डी है जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह के विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। अगला प्रश्न लेके चलते हैं,
विटामिन जो है ऐसे पदार्थ हैं, कैसे पदार्थ है? ऑप्शन ए है जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन बी है जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक औषधि है। ऑप्शन सी है जो उपापचयी दरों को बढ़ाते हैं जिसके कारण भार में कमी आती है। और ऑप्शन डी है जो कि पेशियां बनाकर हमें ताकतवर बनाए रखने में जो है मदद करती है। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, जो बहुत ही न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? वन का पारिस्थितिक तंत्र, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, या मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र, या घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र? चलिए इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता? बच्चों का फैक्ट्री में काम करना, बच्चों का राशन की दुकान में काम करना, बच्चों का होटल में काम करना, या बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाँ, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों का जो है अपने घरों पे जो खेती किसानी का काम करते हैं ना, वो जो है बाल श्रम में नहीं आता। और ये सारे चीज़ जो है बाल श्रम में आ जाते हैं, जैसे कि बच्चों का फैक्ट्री में काम करना, 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे हैं ना, बच्चों का राशन दुकान में, इस प्रकार से आ सकते हैं। लेकिन ये खेती किसानी जो करते हैं ना, वो इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।